साथियों, वंदे मातरम। बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी, और अपना टॉपिक चल रहा है उष्मा और ताप का। अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया फिजिक्स का जिसका नाम है ताप तथा उष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। अब आप सबको पता है कि अगर अपन इसके मैं यूं कहूंगा सब टाइटल्स बनाए, अगर अपन इसी के सेगमेंट बनाए तो चाहे कितने ही बना लो भले, अपन ताप को अलग डिस्कस कर सकते हैं, तापमानों के पैमानों का अलग अलग मैं यूं कहूंगा संबंध का जो होता है उसको अलग डिस्कस कर सकते हैं, उष्मा गतिकी को अलग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अपन ने सीधा मैं यूं कहूंगा टेम्परेचर या उष्मा का एक टॉपिक उठा लिया और उसी को अपन क्या कर रहे हैं, सब के सब मैं यूं कहूंगा सारे ऐड करके आर्मी एग्जाम्स में जो पूछी जाती है चीजें वो साथ में पढ़ रहे हैं। यानी कि इसी में अपन ने हीट के बारे में, उष्मा के बारे में स्टडी कर ली, इसी में अपन ने ताप तथा ताप पैमानों के बारे में इंटरचेंज कर उनका डिस्कशन कर लिया, इसी में अपन अभी गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा की बात कर लेंगे, और इसी में आगे किरचॉफ का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम और उष्मा गतिकी के बारे में, जो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम द्वितीय नियम जो भी थे उनके बारे में, यानी थर्मोडायनेमिक्स भी अपन किस में बात कर लेंगे, इसी चैप्टर के अंदर। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि अपने को बहुत ज्यादा अड़खंजा नहीं बना करके मैं यूं कहूंगा जितना हो सकता है इजी वे में अपन ने इस चीज को ली है। तो बात करते हैं अपन, अपना टॉपिक चल रहा है गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा का। मैंने दोनों चीजों को कंपैरेटिवली पढ़ाया और जितना आपके लिखा हुआ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए और कुछ नॉर्मल सी जो वैल्यूज दे रखी है वो याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं किसके बारे में, गुप्त उष्मा के बारे में। इसको बोलते हैं, ये बोलता है कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की, मतलब ये कोई सर्टेन मास की बात कर रहा है, किसी निश्चित द्रव्यमान की बात कर रहा है। ये बोलता है एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की नियत ताप पर, तापमान क्या होना चाहिए भैया, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात इसने कहा एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए। अवस्था परिवर्तन क्या होता है जवानों, याद करो मैंने आपको केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टाइम मैंने कहा था कि अवस्था परिवर्तन होता है, ठोस द्रव्य में बदलता है, द्रव्य गैस में बदलता है, और मैं यूं कहूं वापस उल्टा बोल दूं कि गैस द्रव्य में बदलती है और द्रव्य ठोस में बदलता है, और उल्टा बोल दूं थोड़ा सा, ठोस सीधा गैस में बदलता है, गैस सीधा वापस ठोस में बदलती है। सर ये कैसे हो सकता, हाउ इज इट पॉसिबल? होता है भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे, बर्फ को अगर आप टेम्परेचर दे दोगे तो वो बर्फ कन्वर्ट हो जाएगा द्रव्य में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा, देखा हुआ है सबने, हाँ देखा हुआ है। द्रव्य को और अगर आप गर्म कर दोगे, टेम्परेचर दे दोगे तो वो भाप में यानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। यानी कि ठोस को द्रव्य में बदलना, द्रव्य को गैस में बदलना। उल्टा बोल सकता हूं, आप अगर संघनन की प्रक्रिया करोगे तो वापस गैस से द्रव्य बन जाएगा, द्रव्य से हिमांक की प्रोसेस होगी तो आपके वापस ठोस बन जाएगा। यानी कि इंटरचेंज होता है, अवस्थाएं बदलती है। एक पदार्थ की तीन ही तो भौतिक अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आप ठोस को द्रव्य में, द्रव्य को गैस में और गैस को वापस द्रव्य में, द्रव्य को वापस ठोस में बदल सकते हो। एक मैंने अलग प्रोसेस और बताई थी जिसका नाम था ऊर्ध्वपातन। मैंने कहा किसी ठोस को गर्म करने पर या एनर्जी देने पर, हीट देने पर, टेम्परेचर देने पर वो द्रव्य में बिना बदले सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इस क्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो ये बोलता है एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। अगर आप किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, किसी ठोस को द्रव्य में बदलना चाहते हो या द्रव्य को गैस में बदलना चाहते हो, तो उस ऊर्जा को, उस उष्मा को बोलते हैं गुप्त उष्मा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इसके लिए एक सूत्र बनता है कि दी गई उष्मा समानुपाती होती है उस निश्चित द्रव्यमान के। भैया मैंने आपको कहा था परिभाषा से सूत्र बनता है, सूत्र से मात्रक बनता है। आज भी वही बात है। इसने कहा एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की नियत ताप पर, तो टेम्परेचर की कोई बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर तो नियत है। एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा, आपको क्या करना है, अवस्था परिवर्तन, वो दी गई उष्मा, ये रही उष्मा किसके समानुपाती होगी, एकांक द्रव्यमान के। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम होगा। जब भी प्रोपोर्शनल का, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे कोई ना कोई नियतांक आएगा। ये नियतांक आया है एल,
एल का मतलब होता है गुप्त उष्मा। क्या होता है जवानों? एल का मतलब होता है गुप्त उष्मा। तो Q बराबर ml होता है, ये याद रख लेना आप। या यूं कहूंगा, इसका सूत्र बना लो, किसका? गुप्त उष्मा का। तो गुप्त उष्मा L बराबर Q बटा m हो गया। और जब आपके पास में सूत्र आ गया है तो मात्रक तो आप बना ही सकते हो। कैसे बनेगा मात्रक? मैंने कहा Q का मतलब, Q मतलब क्या? उष्मा। उष्मा का होता है जूल, और m मतलब मास। मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम क्या हो गया? गुप्त उष्मा का मात्रक हो गया। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। दो तरह की गुप्त उष्मा होती है जवानों। कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की। एक होती है गलन की गुप्त उष्मा। गलन मतलब क्या? आप खुद ही सोचो ना, गलन मतलब क्या? कोई ठोस द्रव्य में बदलेगा। अरे गलन मतलब क्या? कोई ठोस द्रव्य में बदलेगा। और वाष्पन मतलब क्या? कोई द्रव्य वाष्प में बदलेगा। अरे अवस्था परिवर्तन होगा तो फेज तो दो ही आएगी। अगर अवस्था परिवर्तन होगा, अगर फेज में चेंज होगा तो चीजें तो दो ही आनी है, ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस। तो एक तो होती है गलन की गुप्त उष्मा, जैसे कि बर्फ जब गलता है पानी में तो उसके लिए जो गुप्त उष्मा होती है उसकी वैल्यू आपको सीधी याद रखनी है। कई बार सवाल में सीधा पूछा जाता है कि बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है। ऑप्शन दे दिया 100 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 62 कैलोरी पर ग्राम, 5 कैलोरी पर ग्राम। आपको पता होना चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम जो होती है वो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात है वाष्पन की गुप्त उष्मा। दैट मीन्स इसमें होगा क्या? द्रव्य कन्वर्ट होगा गैस में या भाप में या वाष्प में। तो बोलते हैं जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, यानी कि वह उष्मा जिस पर आपका द्रव्य गैस में या वाष्प में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, उसकी वैल्यू है 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या है वैल्यू? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये याद रख लेना। ये आपका सेगमेंट क्लियर हुआ गुप्त उष्मा से रिलेटेड। अब अपन बात करेंगे विशिष्ट उष्मा से संबंधित। अरे गुप्त उष्मा के बारे में जितनी बातें समझनी थी मैंने बता दिया। एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई ना कोई नियतांक आएगा। ये रहा नियतांक L, तो Q बराबर ml, L बराबर Q बटा m। मात्रक हो गया जूल पर किलोग्राम। तो गुप्त उष्मा के लिए आपको बातें ध्यान रखनी है। गलन की गुप्त उष्मा जो कि बर्फ का हो गया, देखिए बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। और वाष्पन की गुप्त उष्मा, उसके लिए मैंने बता दिया जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। बोलो बात समझ में आई है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे विशिष्ट उष्मा की। किसकी बात करेंगे? विशिष्ट उष्मा की। तो इसके लिए बोला जाता है एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा। भैया इस बार नियत ताप नहीं बोला है इसने, इस बार इसने नियत ताप तो नहीं बोला है, यानी टेम्परेचर की बात तो आएगी। ये बोलता है एकांक द्रव्यमान, फिर से m तो आएगा। हाँ, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप में एकांक वृद्धि, तापमान में वृद्धि करोगे तो भैया ये डेल्टा टी है ना, ये वृद्धि होगी। डेल्टा टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। भैया अंतर की बात चल रही है। मैं यूं कहूंगा, आप घर से रवाना हुआ गाड़ी लेके 20 की स्पीड में थे, आप चौराहे तक जाते जाते 20 से 80 की स्पीड बढ़ा ली, तो आप मुझे बताओ आपकी स्पीड के अंदर चेंज क्या आया? तो आप बोलोगे 20 था 80 हो गया, 80 माइनस 20 60। एवरेज कितना चल रहा है आपका? 60 का। यानी कि ये क्या बोल रहा है? एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा ही विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m नहीं होकर के डेल्टा T और होगा साथ में, क्योंकि तापमान में क्या कर रहे हो? वृद्धि कर रहे हो, कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहे हो। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m डेल्टा T। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कोई ना कोई नियतांक आएगा, उसी नियतांक का नाम है भैया विशिष्ट उष्मा। बताइए साहब, आपके विशिष्ट उष्मा आ गई जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q बराबर ms डेल्टा T क्या होता है? सूत्र होता है। अब इस सूत्र को आप विशिष्ट उष्मा की फॉर्म में लिखोगे तो ये रहा S बराबर Q बटा m डेल्टा T। उठा पटक करनी है, कुछ भी नहीं है। मात्रक की मैं बात करूंगा तो आपको भी पता है Q का मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक होता है जूल, m का मात्रक होता है किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। बात आई डेल्टा T की, टेम्परेचर की। आप सबको पता है टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो याद रख लेना जूल पर किलोग्राम पर केल्विन क्या होता है? विशिष्ट उष्मा का मात्रक। पूछा हुआ सवाल है, सीधा सीधा पूछा हुआ है, विशिष्ट उष्मा का मात्रक है। और ये ऑप्शन में देखना है, टिक करना है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या?
नेक्स्ट अपन कुछ बातें लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो विशिष्ट ऊष्मा का एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे ज्यादा किस्म होती है, सबसे कम किस्म होती है। मैं आपकी सुविधा के लिए अलग कलर से लिख दे रहा हूं। ठोसों में विशिष्ट ऊष्मा होती है सर्वाधिक। अरे ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है जवानों सबसे ज्यादा, और गैस की जो होती है वो होती है न्यूनतम, वो होती है न्यूनतम, सबसे कम होती है। ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। फिर आपको कुछ वापस दो लाइनें गुप्त ऊष्मा के जैसे विशिष्ट ऊष्मा में ध्यान रखनी है। वो है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 2100 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये तो थी आपके गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित बातें। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन से शीतलन के नियम हैं, कौन से और अलग तरह के नियम हैं, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, या थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बातें। तो देखना नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ नियमों की। अपना टेम्परेचर है, अपना ऊष्मा का है, तो ये टॉपिक चल रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ नियम आते हैं, अपने कुछ सिद्धांत आते हैं, तो उन नियमों की, उन सिद्धांतों की बात चल रही है अपने। तो सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है न्यूटन का शीतलन नियम। नाम से पता चल रहा है कि ये नियम दिया तो था न्यूटन ने। अरे नाम से पता चल जाता है कि ये नियम दिया किसने था, न्यूटन ने। शीतलन मतलब क्या, ठंडा होना, यानी कि न्यूटन ने एक नियम दिया किसी चीज के ठंडे होने पर, न्यूटन ने नियम दिया शीतल होने पर। तो देखो क्या बोल रहा है न्यूटन का शीतलन नियम, किसी वस्तु की शीतलन दर। शीतलन दर मतलब क्या जवानों, शीतलन दर मतलब क्या, व्हाट इज। तो ये बोलता है किसी वस्तु की शीतलन दर, यानी किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। अरे भैया इस बात को समझना। अच्छा, मैंने इसमें कोई प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का या सूत्र का बखेड़ा नहीं करा। क्यों, आपके सिलेबस में ना तो पूछा जाता है ना बनता है। मतलब आपको खाली स्टेटमेंट ध्यान रखना है, आपको खाली थ्योरी की लाइन ध्यान रखनी है। कल को कोई सवाल बन के आया जिसमें ये लाइन चिपकी हुई हो, कल को कोई ऐसा स्टेटमेंट का सवाल बन के आया जिसमें आपको सिद्धांत का पता होना चाहिए, नाम का पता होना चाहिए, इसलिए ये आपको नियम बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये क्या बोलता है, किसी वस्तु की शीतलन दर वस्तु तथा परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु ठंडी हो रही है, अगर कोई वस्तु गर्म से ठंडी हो रही है, तो आसपास के परिवेश के सराउंडिंग के टेम्परेचर दोनों के समानुपाती होगी। ये क्या बोलता है, शीतलन दर वस्तु तथा परिवेश के तापांतर उन दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा ना उसके समानुपाती होगी। अरे न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर जो होगी, शीतलन की दर जो होगी, वो उन दोनों के, दोनों मतलब वस्तु का टेम्परेचर, परिवेश का टेम्परेचर, दोनों के तापांतर, तापमानों में अंतर के समानुपाती होगी। एक लाइन लिखिए, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती है, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती है उसके शीतलन की दर घटती है। कैसे भाई, इसको मैं प्रैक्टिकली अगर समझाऊं, फॉर एग्जांपल एक वस्तु का टेम्परेचर 100 केल्विन है, अब वो ठंडी हो रही है, तो 100 से माना, अच्छा 100 हो रही है, परिवेश का टेम्परेचर है 20, परिवेश का टेम्परेचर है 20। अरे मान लो वस्तु का है 100, परिवेश का है 20, 100 माइनस 20 बराबर कितना है जवानों, 80। अब मैंने कहा कि वो ठंडी हो रही है वस्तु, तो वस्तु का हो गया मान लो 80, परिवेश का अभी भी 20 है, 80 माइनस 20 बराबर आपके डिफरेंस कितना आया, 60। यानी कि आपके क्या गिर रही है, शीतलन की दर गिर रही है। तो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती है उसके शीतलन की दर घटती है। बात समझ में आ रही है क्या, बस स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, सिद्धांत क्या है ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका आता है किरचॉफ का नियम। एक किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने एक नियम दिया था हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ये बोलते हैं उष्मा, जो वस्तु उष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होगी उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी। बस ये एक लाइन ही ध्यान, अवशोषण करती है हीट का। ऐसा बोलते हैं ना कि धूप में या गर्मियों के दिनों में गर्म ब्लैक कलर के कपड़े या काले कलर के कपड़े या शर्ट नहीं पहनना चाहिए। इसका क्या रीजन है भैया, काला कलर जो होता है वो हीट को लॉक कर लेता है। काला कलर क्या करता है, उष्मा का अच्छा अवशोषक है। अरे काला कलर क्या है, उष्मा का अच्छा अवशोषक है और वो हीट को लॉक कर लेगा, इसलिए आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। इसलिए बोलते हैं गर्मियों में या धूप के दिनों में आपको गर्म कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ ने इस बात को बोला
कि कोई भी वस्तु, जैसे काले कलर की बात करें, वो अच्छा अवशोषक है तो वो अच्छा उत्सर्जक भी है। यानी कि इसके कहने का मतलब है जो वस्तु ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक हो उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होगी, जितना अवशोषित करेगी उतना वापस दे भी देगी। बात आ रही है क्लियर है? यानी आपको खाली सेंटेंस ध्यान रखना, स्टेटमेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट जो नियम आ रहा है वो पूछा हुआ सवाल है भैया, डबल टिक कर ले, इसको समझ ले, इसको अच्छे से। स्टीफन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया था, कहते हैं किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, अरे किसी वस्तु से निकली हुई ऊर्जा की मात्रा, विकिरण आपको नहीं समझ में आता है मान लो, हालांकि मैंने आपको बताया है संवहन और एक बताया था विकिरण विधि। तो ये बोलता है किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, या इसको ऐसे समझ लो किसी वस्तु से निकली हुई ऊर्जा की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। वस्तु से निकली हुई ऊर्जा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जब कभी भी कोई भी आप तो कोई नियतांक है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का नियतांक, और ये आपको याद रख के चलना है। बात समझ में आई क्या? ये आपका स्टीफन का नियम हुआ। अपन एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो इसको कई टीचर्स होते हैं जो मैं यूं कहूंगा कि बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पढ़ाते हैं, जो अपने सिलेबस में नहीं आता है। यानी कि इसके ऊपर मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस, गणना के कुछ सवाल, अपने वो चीजें नहीं आती है। अपने ज्यादा से ज्यादा आता है तो नियम पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। अपने जो नियम है इनके वो स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है, या फिर कौन सा नियम किस नियम पर आधारित है, या फिर इनके नियमों का जो सूत्र होता है वो चीज, बस। और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। अपने जो सवाल बनते हैं वो हीट से बनते हैं, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया कि ऊष्मा के लिए मैं बातें करूंगा तो मैंने ऊष्मा कहा था ये ऊर्जा का रूप होता है, इसका मात्रक बताया था जूल। और मैंने यूं कहूंगा कि ऊष्मा के साथ में 3 नियम पढ़ाए थे ऊष्मा के संचरण के, विधियां बताई थी मैंने चालन विधि बताई थी कि ऊष्मा का संचरण ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है, गैस और द्रवों में संवहन विधि द्वारा होता है, और विकिरण विधि भी बताई थी आपको। तो ये चीजें थी अपने कुछ ऊष्मा संचरण की विधियां। फिर मैंने इसी टॉपिक के अंदर, हीट के अंदर, मैंने पढ़ाया था ताप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो अपन ने कुछ टेम्परेचर की, ताप की बातें करी थी। ताप की बातें क्या? मैंने कहा कि तापमान जो होता है उनको अलग अलग पैमानों में अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। यानी केल्विन पैमाना अलग होता है ताप का, र्यूमर पैमाना अलग होता है, डिग्री सेल्सियस अलग होता है, फ़ारेनहाइट अलग होता है। जिस प्रकार अपन बोलते हैं, अपने एक जाना माना सवाल, या यूं कहूंगा कि सदाबहार सवाल अपने एग्जाम्स में देखा जाता है, आर्मी एग्जाम्स में खासकर देखा जाता है क्या, कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में भी दे देता है, केल्विन में भी दे देता है, और फ़ारेनहाइट में भी दे देता है। मैंने आपको उस टाइम करवाया भी था शायद कि मनुष्य का शरीर का तापमान होता है, पहला ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया 310 केल्विन, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया आपको, तीसरा ऑप्शन दिया डिग्री फ़ारेनहाइट। और फिर बात क्या है, अच्छा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वो अपने क्लियर हुआ। तो ताप अंतर मतलब क्या? तापांतर, ताप में अंतर मतलब क्या? कि आपको टेम्परेचर के अंदर इंटरचेंजिंग भी सिखाई थी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। जैसे मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस है, मनुष्य का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा बोला था मैंने कि प्लस 273 केल्विन कर दो। अरे अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तब तो प्लस 273 कर दो, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो माइनस 273 कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये चीजें अपन ने डिस्कशन कर ली है। अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ऊष्मागतिकी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी की जब बात आती है तो इसके कुछ नियम है भैया ऊष्मागतिकी के, जो मैं यूं कहूंगा इंजन के बारे में, केल्विन के कथन वगैरह आते हैं कि कैसे, मैं यूं कहूंगा कि सारी की सारी ऊर्जा कार्य में रूपांतरित नहीं होती है। कई बार ऐसा बोलते हैं ऊष्मा का ह्रास होता है, व्यय होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में चली जाती है। वो सारी चीजें अपन किधर डिस्कशन में लाते हैं? ऊष्मागतिकी में। तो सबसे पहले अपने आता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। क्या है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम? इसको बोलते हैं ZLOT, जलोट।
ZLOT मतलब क्या? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मागतिकी का शून्य नियम। अरे इसको शून्य नियम बोलते हैं। अब ये नियम बोलता क्या है देखना, ये कहता है यदि कोई निकाय या तंत्र दो भिन्न भिन्न निकायों के साथ साम्य अवस्था में हो। सबसे पहले इस वर्ड को समझें, इस शब्द को समझें कि साम्य अवस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सपोज आप तीन दोस्त हैं, एक दोस्त गांव रहता है, दो आप साथ में रहते हो एक जगह पे। आपकी जितनी दोस्ती इस साथ वाले से उतनी दोस्ती आपकी उस गांव वाले से है। तो क्या आपके कोई काम पड़ेगा या कोई बात होगी तो जितना आपको ये समझेगा उतना ही तो वो समझेगा। यानी कि मैं यूं कहूंगा कि इसको कहो चाहे उसको कहो, वो उसको कह देगा। मतलब क्या? आप बोलो सर हमें समझ में नहीं आया। अरे गणित में आप करते हो ना A बराबर B और B बराबर C, अतः हम कह सकते हैं A बराबर C। अरे A तो B के बराबर है, B किसके बराबर है? C के बराबर है। तो A और C बराबर नहीं होंगे क्या? होंगे। करते थे ना अपन कि चूंकि A बराबर B, चूंकि B बराबर C, अतः A बराबर C। वैसा ये कहता है कि अगर कोई निकाय मतलब कोई सिस्टम, अगर कोई सिस्टम दो भिन्न भिन्न निकायों के साथ साम्य अवस्था में हो। अरे मान लो कोई एक निकाय है, वो इसके साथ भी साम्य अवस्था में, इसके साथ भी साम्य अवस्था में है, तो क्या ये आपस में साम्य अवस्था में नहीं होंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप तो वो गणित वाली बात ही समझ में रखो, दिमाग में रखो कि A बराबर B, B बराबर C, अतः A बराबर C। तो ये बोलना चाहता है यदि कोई निकाय या तंत्र दो भिन्न भिन्न निकायों के साथ साम्य अवस्था में हो तो तीनों निकाय परस्पर उसमें साम्य अवस्था में होंगे। A बराबर B, A बराबर C, अतः A बराबर B बराबर C। ये आपको एक सिस्टम का डायग्राम दे रखा है कि A इसके साथ भी है, A C के साथ भी, अतः B और C एक दूसरे के साथ में। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको बोलते हैं उष्मागतिकी का शून्य नियम। नेक्स्ट आता है अपने उष्मागतिकी का प्रथम नियम। शून्य नियम पढ़ा है, जीरो नियम पढ़ा है, तो फर्स्ट लॉ ही पढ़ेंगे, तो अपन प्रथम नियम भी पढ़ेंगे। तो इसका नाम है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी प्रथम नियम को शॉर्ट में बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब ये प्रथम नियम क्या बोलता है देखना, किसी वस्तु को दी गई कुल उष्मा, अगर किसी वस्तु को आप उष्मा दे रहे हैं तो बोलता है उस वस्तु को दी गई टोटल एनर्जी जो होती है, कुल उष्मा जो होती है। यदि किसी वस्तु को दी गई कुल उष्मा दो प्रकार से खर्च होती है। ये बोलता है किसी वस्तु को अपन जितनी उष्मा देते हैं, जितनी हीट देते हैं, वो दो टाइप से व्यय होती है, दो टाइप से खर्च होती है। कैसे? तो इसको एक सूत्र से बताया, Q बराबर du प्लस W। Q बराबर Q क्या? Q मतलब क्या? कुल उष्मा। अरे Q का मतलब क्या? कुल उष्मा बराबर du प्लस W। du क्या? D मतलब क्या? चेंज। U मतलब क्या? आंतरिक ऊर्जा। अरे U का मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी। W मतलब क्या? वर्क। तो ये बोलता है Q बराबर du प्लस W होता है किसी वस्तु को दी गई कुल उष्मा, किसी वस्तु को दी गई कुल ऊर्जा, उसके कुछ तो खर्च हो जाती है बाह्य कार्य करने में, कुछ खर्च हो जाती है उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में। अब आप बोलो सर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब क्या? मैं लिख सकता हूँ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब लिख सकता हूँ ताप में वृद्धि। क्या लिख सकता हूँ? ताप में वृद्धि। अरे क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? ये बोलता है किसी वस्तु को दी गई कुल उष्मा दो प्रकार से खर्च होती है, दो टाइप से खर्च होती है। या तो उष्मा चली जाएगी उसके बाह्य कार्य करने में, या उष्मा चली जाएगी उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, इंक्रीज करने में। अब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाना। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाना। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट आता है एक पॉइंट जो पूछा गया सवाल है, ये बोलता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऐसा है फ्लोट किस पर आधारित है, फ्लोट किस पर बेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना भैया कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर। नेक्स्ट आता है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम जिसको बोलते हैं स्लोट।
क्या बोलते हैं? स्लोट। मतलब क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए कथन आता है भैया केल्विन का कथन, स्टेटमेंट ऑफ केल्विन, कि इस नियम को समझाने के लिए, इस नियम के रिगार्डिंग, इस सिद्धांत के लिए एक नियम दिया था केल्विन ने, जिसका नाम है केल्विन का कथन। ऐसे तो क्लेसियस का कथन और भी आता है, पर वो अपने को ध्यान नहीं रखना है। तो केल्विन का कथन तो कैसा बोलता है? इससे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल दे। इस बात को यहीं छोड़ दो। अब मेरी बात समझो, ऐसा सुनते आए होंगे आप अपने टीचर से, साइंस के टीचर से तो कम से कम सुनते आए होंगे कि आप ऐसी कोई भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते जो 100% आइडियल हो। सर क्या बोल रहे हो? अरे ऐसी कोई चीज नहीं बन सकती जो 100% आइडियल हो। अगर आप खेती भी करते हो तो 100% ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पैदावार होगी, साथ में खरपतवार भी तो होगी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो 100% ये नहीं है कि आपकी एनर्जी क्रिकेट में ही वेस्ट होगी, कुछ इधर उधर की बातें ध्यान रखने में भी वेस्ट होगी। अगर आप कोई इंजन का निर्माण कर रहे हैं, किसी मशीन का निर्माण कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं वो मशीन सिर्फ रेस्पेक्टिव काम ही करेगी। हो सकता है वो गर्म होने में ऊर्जा खर्च कर दे, हो सकता है वो चालू होने में ऊर्जा खर्च कर दे, हो सकता है वो मशीन साउंड में कुछ ऊर्जा खर्च कर दे। भाई आप कोई इंजन बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, उस मशीन से साउंड भी प्रोड्यूस होगा, उस मशीन से मैं यूं कहूंगा कि लाइट भी निकलेगी, वो मशीन गर्म भी होगी। यानी कि वो 100% तो आप जितना एनर्जी उसको दे रहे हैं वो पूरा काम में नहीं लगा रही है, वो कुछ व्यय कर देती है लाइट जलाने में, कुछ व्यय कर देती है साउंड प्रोड्यूस करने में, कुछ व्यय कर देती है उसको खुद को गर्म करने में। यानी कि केल्विन बोलता है कि आप ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते, आप ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते, या ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर 100% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क में, कार्य में परिवर्तित हो जाए। यानी कि आपको कुछ न कुछ वो वहां पे डिफॉल्ट मैं यूं कहूंगा कि वहां वे होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। फिर एक शब्द आता है जिसका नाम है भैया रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या नाम आता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इस रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में आपको बता दूं एक खाली सी छोटी सी लाइन जो आप बस याद रख लेना। ऐसा प्रक्रम क्या बोलेंगे अपन? ऐसा प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? ऐसा प्रक्रम जो बाह्य वातावरण के साथ, जो बाह्य वातावरण के साथ, या यूं कहूंगा एनवायरनमेंट के साथ, अरे ऐसा प्रक्रम जो बाह्य वातावरण के साथ न तो ऊष्मा लेता है न देता है। अरे कोई ऐसा प्रक्रम जो न तो ऊर्जा का लेन देन करता है, ना तो लेता है ना देता है, यानी कि लेन देन नहीं करता है, या यूं कहूंगा कि उसका कोई भी बाहरी वातावरण से कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो ये तो हुआ भैया आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।